Hi everyone, I'm here with another topic of OBS. I hope last topic, which is episiotomy, little bit helpful for you. I'm going to tell you about little bit about perineal tear. So what is perineum? Perineum is a diamond shaped structure है लोएस्ट रीजन ऑफ ट्रंक का। ठीक है, डायमंड शेप स्ट्रक्चर है, लोएस्ट रीजन ऑफ ट्रंक का। इसमें इसके जो बाउंड्रीज हैं ये डायमंड शेप का है। बाउंड्रीज में एंटीरियरली मॉन्स प्यूबिस है, पोस्टीरियरली बटक है और लेटरली मिड एस्पेक्ट ऑफ थाई है। ठीक है, दिस इज little bit about anatomy of perineum, by which you can understand what is the perineum and what is we are going to talk about now. अप्लाइड एनाटॉमी। द एनल कैनाल मेजर ऑफ एनल कैनाल की मेजर क्या होती है 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्ट्रेटेड मसल्स की बनी होती हैं एंड सब डिवाइडेड इनटू सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट में। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरली स्क्वीज एंड रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर। ठीक है, वॉलेंटरली स्क्वीज के लिए और रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर के लिए। उसके बाद इसकी जो इनर्वेशन होती है पोडेंटल नर्व्स की नर्व से होती है। और इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज थिकन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ द बाउल। जो बाउल की सर्कुलर मसल होती है उसका कंटिन्यूएशन होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 70% ऑफ द रेस्टिंग प्रेशर एंड इज अंडर ऑटोनॉमिक कंट्रोल। ठीक है, ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल के अंडर होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि ऑब्स्ट्रिक्ट एनल स्फिंक्टर इंजरी इंक्लूड्स बोथ थर्ड एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एनल स्फिंक्टर की जो इंजरी है उसमें थर्ड और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर होता है ज़्यादातर। द ओवरऑल रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड स्फिंक्टर इंजरी इज़ 1% ऑफ ऑल वेजाइनल डिलीवरी। जो ओवरऑल रिस्क होता है वेजाइनल डिलीवरी में ऑब्स्ट्रक्टिव एनल स्फिंक्टर इंजरी का वो 1% होता है। दिस कंडीशन इज मे ऑल्सो प्रेजेंट इन वुमेन विदाउट ऑब्वियस एंड स्फिंक्टर टियर ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, ऑकल्ट डिलीवरी एंड ऑकल्ट इंजरी। अब इसका पेरिनियल टियर का क्लासिफिकेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन है बाय इंटरनेशनल कंसल्टेशन ऑन इनकॉन्टिनेंस एंड द RCOG। इसमें 4 डिग्री में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट डिग्री में इंजरी टू पेरिनियल स्किन ओनली, सिर्फ स्किन का इंजरी हो रहा है। सेकंड डिग्री में क्या हो रहा है, इंजरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग पेरिनियल मसल्स। ठीक है, पहले में सिर्फ स्किन की इंजरी हो रही थी, सेकंड में पेरिनियल मसल्स भी इंक्लूड हो जाती है, बोथ नॉट इन्वॉल्विंग द एनल स्फिंक्टर। ठीक है, लेकिन एनल स्फिंक्टर को अभी इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो ये सेकंड डिग्री है। उसके बाद थर्ड डिग्री में क्या हो रहा है, इंजरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग द एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या क्या आते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3A, 3B एंड 3C। जो 3A है उसमें लेस देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर थिकनेस टॉर्न। ठीक है, 50 जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है उसका 50% टॉर्न हो रहा है, उससे कम, लेस देन। ठीक है, और बी में क्या हो रहा है, 50% से ज़्यादा टॉर्न हो रहा है, मोर देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर थिकनेस टॉर्न। ठीक है, उसके बाद सी में क्या है, 3 के सी में बोथ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर टॉर्न। ठीक है, अब फोर्थ डिग्री में क्या है, इंजरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, एंड एनल एपिथीलियम भी इन्वॉल्व हो जा रही है। तो ये है फोर्थ डिग्री का पेरिनियल टियर। अब क्या है रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव एनल स्फिंक्टर इंजरी। जो एनल स्फिंक्टर इंजरी हो रही है उसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे, बर्थ वेट ओवर 4 kg, 4 kg से ज़्यादा बॉडी बेबी का वेट होगा। ठीक है, परसिस्टेंट ऑक्सीटो पोस्टीरियर पोजीशन, जो बच्चे की पोजीशन है परसिस्टेंटली ऑक्सीटो पोस्टीरियर बनी हुई है, या नलीपेरिटी, इंडक्शन ऑफ लेबर के टाइम पे हो सकता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हो सकता है, सेकंड स्टेज लॉन्गर देन 1 आवर, जो सेकंड स्टेज है लेबर की वो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, या फिर बेबी का शोल्डर डिस्टोशिया हो। मिड लाइन एपिजियोटमी कर दी है, मिड लाइन एपिजियोटमी लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एपिजियोटमी के बारे में। तो जब हम मिड लाइन की देते हैं तो उसमें पेरिनियल टियर का रिस्क रहता है और फॉरसेप्स डिलीवरी में। ठीक है, अब इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, देयर इज़
is a steady increase in litigation related to obstructive anal sphincter injury. There is steady increase in litigation related to obstetric anal sphincter injury. Litigation is related to failure to identify the injury after delivery, leading to subsequent anal incontinence, retrovaginal fistulae, and poor technique, poor material, poor healing may cause repair to fail. जो रिपेयर होता है फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम से समझ में आ सकता है, फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टियर में सिर्फ वेजाइनल म्यूकोसा सिर्फ टियर होगी। उसके बाद सेकेंड डिग्री में वेजाइनल म्यूकोसा प्लस मसल्स टियर होंगी। ये पेरिनियल मसल्स हैं, ये एनल स्फिंक्टर तक नहीं पहुंचा है अभी, सिर्फ पेरिनियल मसल्स टॉर्न हुई हैं। एंड देन थर्ड डिग्री में पेरिनियल मसल्स भी टॉर्न हुई हैं, वेजाइनल म्यूकोसा, पेरिनियल मसल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर तक टॉर्न हुआ है। उसके बाद जो फोर्थ डिग्री है उसमें पेरिनियल मसल्स, एनल स्फिंक्टर टॉर्न हुई है, रेक्टम तक इन्वॉल्व कर लिया है। तो ये फोर्थ डिग्री है, वेजाइनल म्यूकोसा और पेरिनियल मसल्स, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इंटरनल एनल स्फिंक्टर। फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड स्फिंक्टर इंजरी एंड प्रिडिक्शन के लिए हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, मेनली हम लोग एपिजियोटमी का यूज़ करते हैं, जिसमें कि अगर हमें लग रहा है कि फीटल स्ट्रेस है या रप्चर हो सकता है तो हम इससे अच्छा कि रप्चर हो जाए हम एपिजियोटमी कर देंगे। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मीडियोलेटरल टेक्निक को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर हम मीडियल करते हैं तो मिडलाइन अगर हम इंसिजन देते हैं तो वो पेरिनियल टियर में फर्दर जा सकता है, लेकिन मीडियोलेटरल में इसका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। विद केयरफुल अटेंशन टू द एंगल कट अवे फ्रॉम द मिडलाइन, ठीक है। जो मीडियोलेटरल होती है वो एक एंगल पे दी जाती है मिडलाइन से, तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि जितने एंगल पे दी जाती है उतने ही एंगल पे हम इंसिजन दें। और एंडो एनल अल्ट्रासाउंड में जब हम एंडो एनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हमें 36% केसेस में सोनोग्राफिक एबनॉर्मलिटी मिलती है वेजाइनल डिलीवरी के। जो हम वेजाइनल डिलीवरी के जितने केसेस में हम एंडो एनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें अप्रॉक्स 36% वुमेन ऐसी होती हैं जिसमें हमें एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं। अ लोअर रिस्क ऑफ थर्ड डिग्री इज़ एसोसिएटेड विद लार्जर एंगल ऑफ एपिजियोटमी, ठीक है। उसके बाद इंडिकेशन, ऑल वुमेन हैविंग वेजाइनल डिलीवरी विद एविडेंस ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा शुड बी एग्जामिन्ड सिस्टमेटिकली टू एसेस द सीवियरिटी ऑफ डैमेज प्रायर टू सूचरिंग। हमें सूचर करने से पहले हमें अच्छे से किस डिग्री का डैमेज है ये हमें पहले एग्जामिन कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें रिपेयर करना चाहिए। तो इसमें दो तरह की सूचरिंग दी जाती है, एंड टू एंड या फिर ओवरलैप मेथड, ठीक है। एंड टू एंड में हम इस तरह से सूचर करेंगे कि ये 3 पॉइंट का 3 पे, 12 का 12 पे, 9 का 9 पे और 6 का 6 पे, ये है एंड टू एंड। और जो ओवरलैपिंग होती है उसमें मसल्स को हम इस तरह से ला करके सूचर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सर्जिकल टेक्निक्स में क्या है, अ सिस्टमिक रिव्यू ऑन द मेथड ऑफ रिपेयर शो दैट नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पेरिनियल पेन, कोई जो पेन है उसमें डिस्पेरनिया, फ्लैटस, इनकॉन्टिनेंस एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। उस बिटवीन द टू रिपेयर टेक्निक एट 12 मंथ, ठीक है। इन दोनों टेक्निक में इन सब में कोई खासा डिफरेंस नहीं पड़ता है, बस ये कि बट शो अ सिग्निफिकेंट लोअर इंसिडेंस इन फीकल अर्जेंसी इन द ओवरलैप ग्रुप। लेकिन जो हम ओवरलैप ग्रुप करते हैं, जो ओवरलैप वाली सूचरिंग करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लोअर इंसिडेंस हो जाता है फीकल इन अर्जेंसी का, ठीक है। बाकी दोनों मेथड्स में इन सब में कोई खास डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। रिपेयर इन अ ऑपरेटिंग थिएटर will allow the repair to be performed under aseptic condition। aseptic condition होनी चाहिए पूरी ऑपरेशन थिएटर में। जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए और असिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया, रीजन और जनरल एनेस्थीसिया कुछ भी दे सकते हैं। अलाउ द एनल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, जिससे कि एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगी, विच इज़ असेंशियल टू रिट्रीव द रिट्रैक्ट टॉर्न एंड, जिससे कि हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं टॉर्न एंड को टू द स्फिंक्टर विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। उसके बाद सूचर मटेरियल क्या क्या यूज़ करेंगे, पॉलीग्लैक्टिन 910 विसराइल भी कहते हैं इसको, लेस पेरिनियल पेन होगा इसमें, लेस एनाल्जेसिक यूज़ होगा, डेहिसेंस एंड रिजल्टिंग, ठीक है। और रैपिड एब्जॉर्प्शन पॉलीग्लैक्टिन 910 विसराइल रैपिड मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है।
ये वाली जो रैपिड एब्जॉर्प्शन और पॉलीग्लैक्टिन 910 है विशाल, ये ज़्यादा अच्छी रहती है सूचन मटेरियल। इसमें लेस पेन होता है, नो नीड ऑफ रिमूवल की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बर्निंग ऑफ सर्जिकल knot beneath the surgical superficial perineal muscle is recommended to prevent the knot migration to the skin। ठीक है। उसके बाद मेथड क्या क्या है इसमें, अ लूज कंटिन्यूस नॉन लॉकिंग suturing for vaginal tissue, perineal muscles and skin, and the use of continuous subarticular technique of perineal skin closure is associated with less short-term pain than technique employing interrupted studies। अब हम पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे, लो रेजिडुअल डाइट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे टू रिड्यूस इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव लैक्सेटिव देंगे टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव वुंड हिसेंस, फिजियोथेरेपी एंड pelvic floor exercise for 6 to 12 week after repair। ठीक है, 6 to 12 week after repair। उसके बाद रिव्यूड 6 to 12 week postpartum by gynae। ठीक है, दोबारा दिखाने के लिए 6 से 12 सप्ताह बाद बुलाएंगे। प्रोग्नोसिस में क्या है, गुड है इसकी प्रोग्नोसिस, 60 to 80% एसिम्टोमेटिक एट 12 मंथ। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ फ्लैटस एंड और फीकल। एंड देन अबाउट व्हाट अबाउट फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी में रिस्क रह सकता है डेवलपिंग एनल इनकॉन्टिनेंस का, और जो सिम्टम्स है और ख़राब हो सकते हैं अगर वेजाइनल डिलीवरी होती है तो। एंड शुड बी एडवाइज दैट देयर इज़ नो एविडेंस टू सपोर्ट टू रोल प्रोफाइलेक्टिक एपिजियोटमी इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस रिकमेंडेशन में अवॉइड करना है ऑब्स्टेक्टिकल इंजरी टू द एनल स्विंचर, अवॉइड करना है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, अवॉइड करना रूटीन एपिजियोटमी, और मीडियोलेटरल इंसीजन यूज़ करना है। और IAS नीड टू बी सेपरेटली रिपेयर्ड इफ़ टॉर्न, अगर टॉर्न हो जाती है तो फिर रिपेयर करनी है। रिस्क फैक्टर शुड बी सर्वेड फॉर सिम्टम ऑफ एनल इनकॉन्टिनेंस एट पोस्टपार्टम फॉलोअप। ओके, थैंक यू, बाय।